औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम लोगों ने एक्सपेंसेस पढ़े थे। कौन कौन से एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं? वो एडमिजिबल एक्सपेंसेस की लिस्ट मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूँ, फिर उससे आगे हम बात को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कहा था हमने कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम की। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। बच्चे, सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं चार्जेबल रेंट। ऐसा ही है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चार्जेबल रेंट। चार्जेबल रेंट कैसे होगा? फेयर मार्केट रेंट। या इसका दूसरा नाम क्या है? एनुअल लेटिंग वैल्यू। बिल्कुल ठीक हो गया। कंसीडरेशन या रेंट रिसीव्ड लिख देता हूं। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। Whichever is higher, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ी होगी, whichever is higher, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ी होगी, रेंट की अमाउंट होगी जी बच्चे। उसके बाद बच्चे, इसके बाद होगा फोरफिटेड डिपॉजिट। ऐसा ही है, फोरफिटेड डिपॉजिट। सेकेंड वन अमाउंट इसकी होगी बच्चे जी बच्चे। थर्ड वन 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल डिपॉजिट या एडवांस। 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस। 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस। इसके बाद बच्चे सबसे लास्ट वन, साइनिंग अमाउंट। जी बच्चे, इन सब अमाउंट्स का टोटल करें तो ये कहलाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स, या इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं चार्जेबल रेंट। इसमें से बच्चे हमें माइनस करना है एडमिजिबल एक्सपेंसेस को, या बच्चे इसे अलाउएबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं जी। अलाउएबल एक्सपेंसेस या बच्चे इसको डिडक्शंस भी कह सकते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले बच्चे रिपेयर अलाउंस। सबसे पहला क्या है? रिपेयर अलाउंस। आपको पता है रिपेयर अलाउंस 1/5 बिल्कुल ठीक हो गया ऑफ चार्जेबल रेंट। शाबाश।
1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट। चार्जेबल रेंट का कितना होगा? 1/5। अच्छा जी बच्चे, इसके बाद बच्चे इंश्योरेंस एक्सपेंस। वो भी बच्चे हमने इसमें से डिडक्ट करना है, माइनस करना है। इसके बाद बच्चे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी बच्चे बात क्लियर हो गया। शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। उसके लिए जो एडिशनल अमाउंट आपको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को पे करनी पड़ेगी कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अगर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो रेंटल की वैल्यू आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, वो भी हमारा एक्सपेंस होगा, वो भी हम माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी टैक्सेस होंगे वो इसमें से माइनस करने। गवर्नमेंट की ड्यूटीज वगैरह, ग्राउंड रेंट, ये बातें डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस हम कर चुके हैं। लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, याद है ना? लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक बच्चे बातें क्लियर है आपको? इसके अलावा एनी अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा जितने भी बाकी एक्सपेंसेस बचेंगे, या इसको अदर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर देता हूं जो पास पेपर में आ चुकी हुई। वो बातें मैं लिख रहा हूं, ये बात मौजूद नहीं है रूल में, यहां पे तो रूल गिवन। मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको बात समझाना चाहूंगा। वो एनी अदर एक्सपेंसेस की कुछ एग्जाम्पल कोट करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम कह देते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, collection charges, legal charges, to draft rent agreement, अब आप मुझे बताइएगा लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं है ना ये?
अगर होता तो ये तो स्पेसिफिक था, और अगर नहीं है तो फिर हम ये अदर एक्सपेंस में लेके आएंगे। एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इन तमाम एक्सपेंसेस का आपने टोटल करना। ये हो गया जी बच्चे। अच्छा, ये अलाउ होते हैं मैक्सिमम अप टू, आपने इसके बाद लिखना है अलाउड है ये अप टू 4% ऑफ चार्जेबल रेंट। ये मैक्सिमम चार्जेबल रेंट का कितने परसेंट तक अलाउ होंगे? चार्जेबल रेंट का मैक्सिमम 4% तक अलाउ होंगे, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होंगे। तो आपने ये बात लिखने के बाद अब ये बात याद रखनी है। अब इनमें दो फिगर्स आ गई हैं, एक फिगर है ये ए और दूसरी फिगर है ये बी। इनमें से कौन सी फिगर लिखेंगे? या इन दोनों का डिफरेंस लेके लिखेंगे? नहीं, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो आपने यहां पे लिखनी है। लिखना नहीं है ये वर्ड विच एवर इज लोअर, लेकिन याद रखने के लिए आपने इन दोनों में से जो अमाउंट होगी लोअर, क्या मतलब है? ये मैक्सिमम इतना अलाउ हो सकता है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं हो सकता। मैं उसको मिसाल से समझाता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे फिगर लिखता हूं, मैं कहता हूं इसका टोटल बन रहा है 40,000, अलाउड अप टू 4% ऑफ चार्जेबल रेंट की फिगर है टोटल 17,000। तो क्या मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम कितने अलाउ हो सकते हैं? इससे ज्यादा अलाउ। तो फिर हम यहाँ पे अब कितनी फिगर लिख देंगे? ये अलाउ है, ये अब माइनस होगा। ये बात समझा पाया हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बात याद रखनी है। एनी अदर एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस टू ड्राफ्ट, रेंट एग्रीमेंट। अब आपने इन सब का टोटल कर लेना है और उसके बाद चार्जेबल रेंट का 4% कैलकुलेट करना है। अब दोनों फिगर्स में से जो फिगर लोअर होगी वो आपके लिए अलाउ होगी। अब ये या ये, इन दोनों में से जो कम अमाउंट बन रही होगी वो आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंस होगा। ठीक होगा जी बच्चों? इसका टोटल कीजिएगा, ये कहलाएगा टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। ठीक होगा जी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना है पूछ लें, फिर कुछ बातें हमारी रह गई हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अनपेड रेंट का एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो मैं समझाता हूं। जी स्टार्ट करें जी बात। अनपेड रेंट का कॉन्सेप्ट समझना। अनपेड रेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा। दो तरह के वर्ड यूज करेगा, एक बोलेगा अनपेड एक्सपेंसेस और एक वर्ड है अनपेड रेंट। दोनों का मतलब समझना अच्छे से। मैं एक एग्जांपल से बात कोट करने वाला हूं। लेट्स सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए है लैंडलॉर्ड और ये है टेनेंट। इन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया।
एग्रीमेंट कहलाता है टेनेंसी एग्रीमेंट। समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, खाने से ज्यादा इधर तवज्जो करनी है कॉन्सेप्ट समझने में। क्यों जी शान साहब? चले जी, अल्लाह ताला आपको और इज्जतें दे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंडलॉर्ड और टेनेंट, इन दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट मुआहदा हुआ वो क्या कहलाया? टेनेंसी एग्रीमेंट। शुरे साहब बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब टेनेंट ने रेंट पे करना होता है लैंडलॉर्ड को। पर मंथ रेंट है, लेट्स सपोज ₹50,000 पर मंथ। रेंट की अमाउंट कितनी बच्चे बनी? 50,000 रुपए। अच्छा, अब इसमें से इस टेनेंट ने अपने लैंडलॉर्ड को 10 मंथ्स का किराया पे कर दिया है, बाकी 2 माह का किराया कहता है मैंने नहीं देना। अब ये 2 माह का किराया जो 2 मंथ्स का रेंट टेनेंट ने अपने लैंडलॉर्ड को नहीं अदा किया, अदा करने से इनकार कर रहा है, वो कितनी अमाउंट बन रही है? 1 माह का रेंट है 50,000 रुपया। कितने माह का रेंट देने से इनकार कर रहा है? 2 माह का। टोटल अमाउंट कितनी बनी? 100,000, 1,00,000 रुपया, जो कि टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को पे करने से इनकार कर रहा है, कहता है मैंने नहीं देने। इस रेंट को हम कहते हैं अनपेड रेंट। ये रेंट क्या कहलाएगा? अनपेड रेंट। इस रेंट को कहते हैं अनपेड रेंट। बताइएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अनपेड रेंट का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम अगर आसान अल्फाज में बोलें तो इसे हम कह सकते हैं इररिकवरेबल रेंट को कहते हैं। ऐसा ही है ना? किस रेंट को कहते हैं? इररिकवरेबल। ऐसा रेंट जो के टेनेंट पे करने से इनकार कर दे, ऐसे रेंट को कहेंगे इररिकवरेबल, या क्या बोलेंगे? अनपेड रेंट। हमजा साहब बात क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमजा साहब बहुत एक्टिव होके बैठना, अभी मैंने आपसे पूछना शुरू कर देना कॉन्सेप्ट। ठीक है जी? जी सब लोग एक्टिव हैं। तैयब साहब, तैयब साहब, अनपेड रेंट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये कि जो इररिकवरेबल रेंट है, हम अगर अकाउंटेंसी के लिहाज से इसकी एंट्री पोस्ट करना चाहें तो एंट्री क्या बनेगी? पहले हम जरा एंट्री पोस्ट करते हैं। देखिएगा, हम एंट्री पोस्ट करते हैं रेंट रिसीवेबल। कितने माह का रिसीवेबल है? 2 माह का। कितनी अमाउंट बनी? 100,000। 10 माह का रेंट रिसीव हो चुका बैंक की सूरत में, क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? 500,000। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? समझ आई कैसे कैलकुलेट किया? 50,000 रुपया 1 माह का। अब पूरे साल की मैं इकट्ठी एंट्री पोस्ट कर रहा हूं ना, तो मैंने ये इस वजह से डायरेक्ट एंट्री पोस्ट की, समझाने के लिए। अच्छा, और क्रेडिट किसे करेंगे बच्चे? रेंट इनकम को। कितनी अमाउंट से? 6 लाख रुपए से। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसका एनालिसिस ये हुआ, एसेट बढ़ गया, एक और एसेट बढ़ गया बैंक की सूरत में, और यहां पे इनकम बढ़ गई 6 लाख रुपए से। साकिब साहब क्लियर है बात? अब हम कह रहे हैं कि हमने ये जो रेंट हमारा रिसीवेबल है, ये हमें रिसीव नहीं होना। जब हमें रिसीव नहीं होना तो ये क्या बन गया? अनपेड रेंट बन गया। कौन सा रेंट बन गया? इररिकवरेबल रेंट बन गया। ये हमें रिकवर नहीं होना, ये इररिकवरेबल रेंट है, अनपेड रेंट है, ये हमें रिकवर नहीं होना।
रिसीव नहीं होने पैसे, गो के हमारा एसेट लिखा हुआ है, इनकम भी बनी हुई है, इसको हमें अपना एक्सपेंस बनाना है। और किस नाम से एक्सपेंस बनाना है? अनपेड रेंट के नाम से एक्सपेंस बनाना है। इसको एक्सपेंस बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, हम वो कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? अगर वो पूरी हो जाए तो फिर ही हम इस अनपेड रेंट को अपना एक्सपेंस बना सकते हैं। कंडीशंस हैं इसकी। ठीक हो गया जी? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर है? आपका नाम मैं भूल जाता हूँ। जमीरुल हसन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका नाम भूलना तो नहीं चाहिए हमें जी। जमीरुल हसन साहब, अब कंडीशंस वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली कंडीशन, लैंडलॉर्ड का और टेनेंट के दरमियान में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में जो टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट इन गुड फेथ होना चाहिए। ये एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए? इन गुड फेथ। टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए? इन गुड फेथ। धोखा दे के लिए नहीं एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इन गुड फेथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोनाफाइड। क्या वर्ड बोलते हैं? बोनाफाइड। टेनेंसी एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? इन गुड फेथ। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? हाँ, इन गुड फेथ होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? टेनेंसी एग्रीमेंट कैसा होगा? इन गुड फेथ। बताइएगा, कोई मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा बच्चे, अब मुझे बताइएगा कौन सा टेनेंट डिफॉल्ट कर रहा है? हो सकता है ना इस लैंडलॉर्ड की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हों। मिस्टर सी भी इसका टेनेंट है, मिस्टर डी भी इसका टेनेंट है, मिस्टर ई भी इसका टेनेंट है। तो भाई किस टेनेंट ने आपको आपका रेंट पे करने से इनकार किया? मिस्टर बी ने। तो मिस्टर बी कौन सा टेनेंट बन गया? डिफॉल्टिंग टेनेंट बन गया। डिफॉल्ट कर रहा है ये क्या कर चुका हुआ हो? ये प्रॉपर्टी को वकेट कर चुका हो, खाली कर चुका हो। प्रॉपर्टी को क्या कर चुका हुआ हो बच्चे? खाली कर चुका। और अगर खाली नहीं किया तो हम इससे खाली करवाने के लिए क्या स्टार्ट कर चुके हुए? हाँ, स्टेप्स हमने शुरू कर दिए हुए हैं। हमने स्टेप्स ले लिए हैं ताकि हम उससे क्या कर सकें? अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद उससे खाली करवा दें। तो डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू वकेट द प्रॉपर्टी। या हमने इकदामात लेने शुरू कर दिए हैं ताकि हम उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा दें। तो दूसरी बात क्या हो गई? मैंने शॉर्ट लिख दी है, बात समझ में आ गई? वकेट द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैज बीन टेकन टू वकेट द प्रॉपर्टी। या तो प्रॉपर्टी खाली करवा चुके हो और अगर खाली नहीं करवाई तो खाली करवाने के लिए जो इकदामात जरूरी हैं वो इकदामात लिए जा चुके हैं या वो इकदामात आप ले रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगेन दोबारा बात समझिएगा। लैंडलॉर्ड टेनेंट
टेनेंट ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्टिंग टेनेंट। डिफॉल्टिंग टेनेंट से घर खाली करवा चुके, मुआयदा हुआ था इन गुड फेथ, और डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए रेंट आउट। ठीक हो गया जी। हैज नॉट, क्या मतलब है? नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एन अदर प्रॉपर्टी, इसके पास कोई और प्रॉपर्टी कब्जे में इसके नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? Defaulting tenant has not in occupation of an other property. Defaulting tenant की कोई और प्रॉपर्टी उसके कब्जे में नहीं होनी चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट के कब्जे में लैंडलॉर्ड की कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी बच्चे। 3 कंडीशन है, रिपीट करता हूं। पहली कंडीशन क्या पड़ी? टेनेंसी एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ठीक हो गया। वकेट कर चुके हुए, खाली कर चुका हुआ डिफॉल्टिंग टेनेंट, या डिफॉल्टिंग टेनेंट से खाली करवाने के लिए इकदाम लिए जा चुके हैं। तीसरी बात, उसके कब्जे में, किसके कब्जे में? डिफॉल्टिंग टेनेंट के। डिफॉल्टिंग टेनेंट के कब्जे में कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लिटिगेशन का मैटर, कोर्ट का केस शुरू हो चुका हुआ, लीगल प्रोसीडिंग क्या हो चुकी हुई हो? शुरू हो चुकी हुई। लीगल प्रोसीडिंग क्या हो चुकी हुई हो? शुरू हो चुकी हो। या स्टार्टेड का वर्ड यूज करते हैं, या वर्ड यूज करते हैं इनिशिएटेड। लीगल प्रोसीडिंग क्या हो चुकी हुई हो? इनिशिएट हो चुकी हुई हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ये एंट्री पोस्ट ना करूं, जितने पैसे एक्चुअली रिसीव हो चुके हुए हैं वो कितने रिसीव हुए हैं? 5 लाख। एंट्री पोस्ट करूं, 5 लाख को बैंक में डेबिट कर दूं और 5 लाख से रेंट इनकम को क्रेडिट कर दूं, क्या 2 लाख रुपया जो हमें रिसीव नहीं हुआ हमारे लिए भी रिसीवेबल है? क्या मैंने उसको रिसीवेबल बुक किया? इनकम भी नहीं बनी होगी और रिसीवेबल भी बुक नहीं किया। क्या मैं अब बैड डेट रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं। अनपेड रेंट एक्सपेंस तो बना ही नहीं सकता। अनपेड रेंट एक्सपेंस बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रिसीवेबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सेकेंडली मुझे इसकी क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? इनकम। तभी मैं ये एक्सपेंस बना सकता हूं, अदरवाइज मैं ये एक्सपेंस नहीं बना सकता। तो अगर मैं अनपेड रेंट को एक्सपेंस बनाना चाहता हूं तो उसको किसका हिस्सा पहले बनाना पड़ेगा? इनकम का। इंक्लूडेड इन। रेंट इनकम के अंदर ये इंक्लूड भी होना चाहिए, फिर ही आप इसको अपना अनपेड रेंट एक्सपेंस बना सकते हो, नहीं तो अनपेड रेंट एक्सपेंस नहीं बना सकते। अब बताइएगा कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे, एक बात मुझे बताइएगा, ये अनपेड रेंट को एक्सपेंस बनाएंगे, बन गया एक्सपेंस, आप माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हुआ ये कि समटाइम वो अनपेड रेंट जो आपने एक्सपेंस बना लिया, हो सकता है टेनेंट के कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए, खुदा खौफी पैदा हो जाए, वो आपकी रकम आपको लुटा दे। अगर उसने वो रकम लुटा दी तो फिर क्या करेंगे? फिर जब लुटा दी, सब्सिक्वेंटली जब भी लुटाएगा
वो आपको क्या बनानी पड़ेगी, टैक्सेबल इनकम बनानी पड़ेगी। शाबाश, याद रखेंगे ये बात। अनपेड रेंट जब भी आपको बाद में रिकवर हो गया, सब्सिक्वेंटली जब रिकवर होगा उसी वक्त आप उसे क्या बना देंगे, एक्सपेंस बना देंगे। ठीक हो गया जी। अनपेड रेंट रिसीव हो गया सब्सिक्वेंटली, क्या बन जाएगा बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। यहां पे अनपेड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, अगर ये सब्सिक्वेंटली रिसीव हो जाए ये है रूल, अगर अनपेड रेंट रिसीव हो जाए सब्सिक्वेंटली तो रूल क्या होगा, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज, जिस टैक्स ईयर में रिसीव होगा उसी वक्त ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा। ठीक होगा जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये तो बात हो गई। अब अगला कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुनिएगा बच्चे, इसको इसके साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है अनपेड एक्सपेंसेस। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, अनपेड एक्सपेंसेस। अभी हमने देखे फॉर्मेट बनाया, चार्जेबल रेंट में से हमने ये एक्सपेंसेस क्या किए, माइनस किए, समझ में आ गई। तो ये चार्जेबल रेंट में से जब एक्सपेंसेस माइनस किए तो ये बन गया टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। अब आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना, मेरा सवाल है आपसे, किससे पूछा जाए जी, हसनैन साहब, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की क्या है? शाबाश। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टैक्सेबल कैसे किया जाएगा? ऑन अक्रूवल बेसिस। कैसे टैक्सेबल किया जाएगा? ऑन अक्रूवल बेसिस। कोई दिक्कत? क्या मतलब हुआ? अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस डेबिट। और अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। यही एंट्री पोस्ट करेंगे, क्या कोई और एंट्री पोस्ट करेंगे? यही एंट्री पोस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ बच्चे लायबिलिटी बढ़ गई। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या एंट्री पोस्ट की? एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अगर इन केस इस एक्सपेंस पेएबल के अगेंस्ट अभी तक पेमेंट ना हुई, याद रखना गौर से, ये एक्सपेंस पेएबल के अगेंस्ट पेमेंट ना हुई तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं अनपेड एक्सपेंसेस। शाबाश, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसे क्या बोलना है? अनपेड एक्सपेंसेस।
कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। पहले ये पता होना चाहिए अनपेड रेंट किसे कहते हैं, अब ये पता होना चाहिए अनपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं। बच्चे दोनों में फर्क नहीं कर पाते। जब फर्क नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर कैसे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सब बात समझ में आई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी ऑन एक्रूअल बेसिस पे। अगर कोई एक्सपेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने एक्सपेंस आउट कर दिया बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई, ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? अनपेड एक्सपेंस। कोई दिक्कत? एक और कॉन्सेप्ट सुनिएगा जरा पहले अच्छे तरीके से। टैक्स ईयर 2019 कौन सा टैक्स ईयर है? 20। अच्छा, इसमें एंट्री पोस्ट की एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कर दिया एक्सपेंस पेएबल को। इसका मतलब इसकी अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई। कोई कंफ्यूजन? एनालिसिस क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ गया और साथ ही साथ क्या चीज बढ़ गई? लायबिलिटी। लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं। ये कौन सा एक्सपेंस है? अनपेड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? अनपेड एक्सपेंस। क्या हम इसको चार्जेबल रेंट के अगेंस्ट अलाउ करवा सकते हैं? एक्सपेंस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल है ऑन एक्रूअल बेसिस। यहां तक बात क्लियर? इसके बाद अगला टैक्स ईयर है टैक्स ईयर 2020। अगला टैक्स ईयर 2021। अगला टैक्स ईयर 2022। कितने टैक्स ईयर हो गए? 3। ये वाला कौन सा टैक्स ईयर हो गया? 3। यहां से लेकर यहां तक कितने टैक्स ईयर हो गए? 3। 2020, 2021, 2022 कितने टैक्स ईयर हो गए? ये 3 टैक्स ईयर है। समझ आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद अगला टैक्स ईयर ये आ गया 2023। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बात गौर से सुननी। अगर जिस साल आपने खर्चा बनाया या जिस साल खर्चा हुआ, अगर उस साल उसकी पेमेंट ना हुई और उससे अगले 3 टैक्स ईयर तक भी अगर उसकी पेमेंट ना हुई, कितने टैक्स ईयर्स तक? अगर कितने टैक्स ईयर्स तक? वो वाला टैक्स ईयर काउंट नहीं करना जिसमें एक्सपेंस हुआ है, उसको काउंट नेक्स्ट अगले कितने साल? अगले 3 सालों तक अगर उसकी पेमेंट, अगले 3 सालों तक अगर उसकी पेमेंट, तो फिर 4th ईयर के अंदर, 4th ईयर कौन सा बन रहा है? तो ये कौन सा टैक्स ईयर हुआ? 4th। ये कौन सा टैक्स ईयर हुआ? 4th टैक्स ईयर के अंदर ये एक्सपेंस आपका रिवर्स हो जाएगा। ये एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? चार्जेबल टू टैक्स। क्या वर्ड बोला करना है हमने? चार्जेबल टू टैक्स। तो ये अनपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? चार्जेबल टू टैक्स। ये अनपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? चार्जेबल टू टैक्स। अनपेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे? चार्जेबल टू टैक्स। जी अनस भाई, बात क्लियर हो गई? अनपेड एक्सपेंस को क्या किया जाएगा? चार्जेबल टू टैक्स। जी बच्चे, टेनेंट देखो, टेनेंट के पर्सपेक्टिव से होगी तो वो तो रेंट की बात होगी। ये तो बात ही सिर्फ लैंडलॉर्ड की है, क्योंकि खर्चा किसने किया? लैंडलॉर्ड ने। पेमेंट भी किसने करनी है? लैंडलॉर्ड ने। तो ये टेनेंट के पर्सपेक्टिव से बात नहीं होगी, क्योंकि खर्चा बनाने की इजाजत लैंडलॉर्ड को है। इनकम जिसकी होगी वही उसी इनकम के अगेंस्ट खर्चा बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर किराए पे ले लिया और मैं उसका किराया दिया जा रहा हूं, क्या मैं इस किराए को अपना खर्चा बना सकता हूं? नहीं। अगर तो मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस में जाके पड़ेंगे, सैलरी के अगेंस्ट तो मैं कोई भी खर्चा नहीं बना सकता। तो मेरी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? लैंडलॉर्ड की।
ठीक हो गया, उसकी इनकम। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर? क्या हुआ बच्चे? ये एक्सपेंसेस, ये वाले बच्चे एक्सपेंसेस। लेट्स सपोज उसने इंश्योरेंस का एक्सपेंस अपना खर्चा बना लिया, लेकिन इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे ही नहीं किया। बात क्लियर होगी ना? चार्जेबल रेंट में से उसने कहा मैंने माइनस कर दिया, और टैक्स किस पे कर रहा है? इस प्रॉपर्टी की इनकम, और इसके अगेंस्ट उसने कहा ये मेरा खर्चा हो गया। भाई खर्चे की तो तुमने पेमेंट ही नहीं की, जब पेमेंट ही नहीं की तो खर्चा कैसे अलाउ करवा लिया? इसको चार्जेबल रेंट में शामिल करो दोबारा से। लेकिन कैसे? जिस साल हुआ उससे अगले 3 साल तक अगर पेमेंट, तो फिर 4th ईयर के स्टार्ट में आपको चार्जेबल टू टैक्स बना देना है। अब बताइएगा कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर होगी बच्चे बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है? अच्छा बच्चे, अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया इसके बाद जाके पे कर दिया, 2024 में पे कर दिया, लेट्स सपोज टैक्स ईयर 2024 में पे कर दिया, जब पे करेगा तो हम इसे क्या कहने लगे? अलाउएबल एक्सपेंस बन जाएगा। अलाउएबल एक्सपेंस in the year in which actually paid। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये बात हम कर रहे हैं सब्सीक्वेंट की। जी बच्चे, सब बातें क्लियर? कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं या आपको बात क्लियर नहीं हुई, पूछ सकते हो। 2023 के बाद अगर कभी भी पेमेंट कर दी, 2024 में कर दे, 25 में कर दे, 26 में कर दे, जब मर्जी कर दे, 2023 के बाद अगर पेमेंट की, मैंने उसके लिए अज्यूम किया 2024 इस साल पेमेंट कर दी, तो जिस साल पेमेंट की, अब पेमेंट कर दी, खर्चा तो हो गया, तो फिर जब पेमेंट कर दी उसी साल उसको क्या बनाने की इजाजत मिल जाएगी? एक्सपेंस बनाने की। अब अपना खर्चा बना ले। ठीक जी बच्चे, ये जो पिछले 3 साल इसमें भी एक्सपेंस होगा ना? इसलिए इसमें पिछले 3 साल में तो बच्चे नहीं एक्सपेंस होगा ना, ये 1 साल का खर्चा हर साल थोड़ी बनता है। देखो, उसने 2019 के अंदर प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया था, 2019 के अंदर उसने इंश्योरेंस का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, 2019 में भी पे नहीं किया, ना 20 में पेमेंट की, करनी तो चाहिए थी, 21 में भी पेमेंट नहीं की, 22 में भी पेमेंट नहीं की, 3 साल गुजर गए, पेमेंट ही नहीं की। तो जो 2019 के अंदर आपने हमसे खर्चा बनवाया हुआ था, 3 साल गुजरने के बावजूद भी आपने पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब अब आपने पेमेंट, तो अब आप अपनी उसको क्या बना डालेंगे? इनकम बना देंगे। चार्जेबल टू टैक्स, क्या मतलब? इनकम बना देंगे। अगर उसके बाद दोबारा कभी भी पेमेंट हो गई, तो फिर जब पेमेंट करोगे, जिस साल एक्चुअली पेमेंट करोगे, उसी साल क्या बना लो? अपना एक्सपेंस बना लो। बात क्लियर है जी बच्चे? एक छोटी सी बात पढ़ते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल इसकी रीडिंग के साथ बाकी इसके कॉन्सेप्ट सारे खत्म करेंगे, और ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा हिस्सा इसका रह जाएगा इंशाल्लाह। जी बच्चे, लेट्स सपोज बच्चे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं। चार्जेबल रेंट, मैं कहता हूं चार्जेबल रेंट की अमाउंट है 150,000। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कोई नहीं है? इसमें से बच्चे हम माइनस करते हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस। लेट्स सपोज एडमिसिबल एक्सपेंसेस है 190,000, माइनस कर दें इसमें जो डिफरेंस आया वो कितने का आया?
पॉजिटिव में न नेगेटिव में, इसका मतलब इनकम कम थी, खर्चे, इसे क्या बोलेंगे? लॉस। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है? टैक्सेबल प्रॉपर्टी लॉस, इनकम की बजाय क्या हो गया? लॉस आ गया। ये लॉस कब समझा जाएगा? अगर चार्जेबल रेंट, अगर चार्जेबल रेंट लेस देन एक्सपेंसेस हो, तो जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लॉस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? लॉस का क्या मतलब है? अगर इनकम की अमाउंट थोड़ी और एक्सपेंसेस की अमाउंट ज्यादा, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? लॉस। अगर चार्जेबल रेंट लेस देन एडमिजिबल एक्सपेंसेस, एडमिजिबल डिडक्शंस हो, तो उसे हम बोलेंगे लॉस, टैक्सेबल प्रॉपर्टी लॉस। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जमीर साहब नींद आ रही है जी। ये लॉस क्या हम इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं किसी और हेड की? उसने कहा जी बात सुनिएगा गौर से, सैलरी और एफटीआर के अलावा हर इनकम के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या वर्ड लिखने लगा हूं? कैन बी एडजस्टेड एक्सेप्ट, या इसका सेंटेंस सिंपल जो यूज किया जाता है वही लिख देता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ये ले जी, हम थोड़ी सी बना लेते हैं। कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम सवाए किसके बचे? सैलरी और एफटीआर के। अब मुझे बताएं कोई दिक्कत? ये लॉस किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड सैलरी की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट, और एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट। अच्छा, अगर हमारे पास टैक्सेबल कैपिटल गेन हो तो क्या एडजस्ट हो सकता है? हो सकता है। टैक्सेबल बिजनेस इनकम हो, टैक्सेबल अदर सोर्स हो, शाबाश। सिर्फ सैलरी में एडजस्ट और एफटीआर में एडजस्ट, शाबाश। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले मैं आप एक एग्जांपल लेता हूं। फाइनल टैक्स रिजीम डिस्कशन अभी बात में करेंगे। ये रिजीम्स हैं, 4 रिजीम्स हैं टोटल। एक है एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम, दूसरी है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, थर्ड वन फाइनल टैक्स रिजीम, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन मिनिमम टैक्स रिजीम। अभी बात में डिस्कशन इस पे। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं, अनस भाई मैं कहता हूं टैक्सेबल बिजनेस इनकम, $20 लाख की है टैक्सेबल बिजनेस इनकम। कितने की है? अब डिफरेंस बताएं मुझे, कितना बचा बाकी? कितना बचा? इनकम है या लॉस है? लॉस 20,000 का। ऐसा लॉस जो एडजस्ट होने, इसे हमने क्या किया? ये बोला है एडजस्ट किया, इसे ये क्या किया हमने? एडजस्ट किया। ऐसा लॉस जो एडजस्ट होने के बाद भी बच जाए, ऐसे लॉस को कहते हैं अनएडजस्टेड लॉस। ये लॉस क्या कहलाएगा? अनएडजस्टेड। अब हमारी कोई और इनकम बची नहीं जिसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो सके, तो ये जो बच जाने वाला लॉस है इसे अब हम क्या बोलेंगे? अनएडजस्टेड लॉस। सही है। इसके लिए हम वर्ड टैक्स, ये जो बोला इसको सेट ऑफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। हमने सेट ऑफ किया तो ये सेट ऑफ हो सकता है सैलरी और एफटीआर के अलावा हर हेड की इनकम के अगेंस्ट। सेट ऑफ करने के बाद भी अगर लॉस बच जाए, ऐसे लॉस को क्या बोलेंगे? अनएडजस्टेड लॉस। फिर इसमें सवाल पैदा होता है, क्या इसे कैरी फॉरवर्ड अगले साल मुंतकिल किया जा सकता है? याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड
नहीं हो सकता। तो ये याद रखना है, अनएडजस्टेड लॉस क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। प्रॉपर्टी का लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। बात क्लियर हो गई जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बात क्लियर जी। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे इस चैप्टर की, जितना हमने पढ़ लिया हुआ, क्योंकि उम्मीद है एक आध छोटी सी बात रह गई है अपोर्शनमेंट की, बाकी ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। बस हमने कुछ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।